नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से एक हलचल देखी जा रही है कि उद्धव ठाकरे और चंद्रकांत पाटिल एक शादी के समारोह में मिले और चंद्रकांत पाटिल ने उनसे कहा कि यूपी में कब आ रहे हो। तो ये विषय जो है सुर्खियाँ बनी। लेकिन सवाल ये है कि क्या उद्धव ठाकरे भविष्य में बीजेपी के साथ तड़जोड़ कर सकते हैं, क्या साठगांठ कर सकते हैं। ये बड़ा विषय है क्योंकि इस समय शिवसेना बीजेपी जो है, शिवसेना एकनाथ शिंदे जी का है और साथ में एनसीपी भी है, और बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बीजेपी को उद्धव की ज़रूरत है भविष्य में। ये चर्चा का विषय है। हमारे साथ में है सुभाष काले जी, राजनीति विश्लेषक। हम इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सही में बीजेपी को उद्धव ठाकरे की कमी खल रही है या कमी की ज़रूरत पड़ सकती है। दोनों बातें हैं। सर, क्या कहेंगे सर? उद्धव जी को लेकर काफ़ी जो है चर्चाएं होती है महाराष्ट्र की राजनीति में, और इस समय जो उद्धव की स्थिति है, इस समय तो उनको ज़रूरत है मेरे ख्याल से बीजेपी को। लेकिन क्या बीजेपी को उद्धव की ज़रूरत ऐसा कमी महसूस हो रही है या उनकी ज़रूरत पड़ सकती है भविष्य में, खासकर लोकसभा में जिस तरह से रिजल्ट आए थे और लोकसभा में उनकी संख्या बल जितनी आई थी और जिस हिसाब से बीजेपी महाराष्ट्र में बैकफुट पर गई थी लोकसभा में, उसको देखते हुए कई सवाल तो खड़ा हो रहे हैं। आप क्या मानते हैं? आपने सही कहा जी। दो प्रश्न है जी। एक, क्या उद्धव ठाकरे फिर से बीजेपी के साथ आना चाहते हैं जी, और दूसरा प्रश्न ये है, क्या बीजेपी उद्धव को अपने साथ लेना चाहती है। ये दो अलग है। दिखने में दोनों एक दिखते हैं, लेकिन वो दोनों दो अलग सवाल है जी। पहला प्रश्न अगर हम लेते हैं कि क्या उद्धव बीजेपी के साथ आना चाहते हैं, तो विधानसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए जी, उस पर से एक स्पष्ट हो गया है कि लोकसभा जैसा रिजल्ट तो आया नहीं जी। महाविकास आघाड़ी को जो अपेक्षा थी, जो वोट्स मिलने चाहिए थे, जो उनका प्लानिंग था, वो सब फेल हो गया। और बीजेपी, शिवसेना एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में और राष्ट्रवादी अजित पवार के नेतृत्व में उन्होंने स्वीप किया और काफ़ी अच्छी संख्या तीनों की आई है। तो नेचुरली महाविकास आघाड़ी में अभी डर हो गया है जी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम तीनों साथ में इसलिए प्रॉब्लम है। क्योंकि एक बार कभी कभी उद्धव ठाकरे बोलते हैं कि मेरा हिंदू तो बहुत कड़क है, मैं हिंदुत्ववादी हूँ, फिर जाके मुसलमानों का ये करते हैं। अभी वक्फ बोर्ड के वक्त भी उनके खासदारों ने वक्फ बोर्ड को सपोर्ट किया है और वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट के बिल के खिलाफ उनका रवैया है। तो ये जो उनका हिंदुत्व के बारे में जो स्टैंड है, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, वही उनको प्रॉब्लम या अभी वो पूरे दिल से मुसलमान लोगों के साथ भी नहीं जा सकते और पूरे दिल से हिंदू का विरोध भी नहीं कर सकते। ऐसी उनकी हालत जी। रही बात कि उनके वोटर्स की, उन्होंने विधानसभा में ये देखा है कि उनके वोटर्स, शिवसेना के वोटर्स आज उनके पास मेरे हिसाब से 10-15% भी नहीं है। जो मराठी मानूस, मराठी वोटर मुंबई का हो या कहीं का हो, उनके वोटर्स नहीं, धीरे धीरे और मुस्लिम वोट्स जो उनके पास झुके हुए हैं, वो तो सिर्फ जिस तरीके से वो मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं या मुसलमानों का साथ देते हैं या कांग्रेस और शरद पवार जी के साथ दे रहे हैं, उसके लिए उनको वोट मिल रहे हैं। कल जाके कांग्रेस की वजह से उनको, कांग्रेस और शरद पवार की वजह से मिल रहे हैं। आने वाले मुंबई महानगर पालिका चुनाव में, इसीलिए अभी उनकी भाषा ऐसी हो गई है कि हम अकेला लड़ेंगे, अकेला लड़ेंगे, अकेला लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? तो भाई जो अपने वोट अपने से दूर गए, शायद वो अपने साथ आ जाए, ये उनका प्लान होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। महानगर पालिका में अगर उद्धव ठाकरे अकेले लड़ते हैं, महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं जाते हैं, तो मेरे हिसाब से नुकसान उनका ही है जी। क्योंकि आज शिवसेना का जो वोटर है वो
उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है। और उस समय मुसलमान भी वोट उनको देगा और नहीं। मुसलमान वोटर जो आज थोड़ा बहुत उनके साथ है वो भी नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि उनके पास ऑप्शन रहेगा कांग्रेस और तो उनका नुकसान ही नुकसान है। जी। इसीलिए थर्ड ऑप्शन वो अभी ढूंढ रहे हैं कि हो सकता है बीजेपी के साथ टाई अप करूंगा तो शायद फायदा हो जाए। लेकिन फिर सवाल ये होता है कि क्या बीजेपी को उनकी जरूरत है? तो नहीं है। बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे जी है जी, जो असली शिवसेना है, अजित दादा है जो असली राष्ट्रवादी है, तो ये नकली लोगों को साथ में बीजेपी क्यों लेगी? आज जो सरकार बनी है महाराष्ट्र में, ये तीनों पार्टियां एक साथ महायुति कर लड़ी है। एक साथ लड़ने के बाद अच्छा नतीजा आया है और सरकार चल रही है। तो ये जब जो बातें हैं इसमें कोई दम नहीं है। ना तो उद्धव ठाकरे को कोई लेगा बीजेपी में, या कोई नेता बीजेपी का उनको अपनी पार्टी में। कि देखो आदमी कब लेता है किसको अपने पार्टी में? जरूरत रहेगा तो। अगर उसकी जरूरत है तो, उसकी अगर कुछ स्टैंड है, जैसे ये पार्टी से उस पार्टी में लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं? दोनों का फायदा है। बिल्कुल। वो आने से इनका वजन बढ़ने वाला है पार्टी का, शायद वो चुन के आ सकता है। और उसको भी मालूम है कि ये पार्टी का अगर मैं टिकट लेता हूँ तो मैं 100% चुन के आऊँगा। तो दोनों सोचते हैं ना कि भाई फायदा है तो जाओ, नहीं तो नहीं जाओ। तो आज की तारीख में उद्धव ठाकरे का बीजेपी के साथ गठबंधन होना नामुमकिन है, क्योंकि न तो बीजेपी को एक पैसे का भी फायदा नहीं है उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करने में। भले उनकी इच्छा कुछ भी हो उद्धव ठाकरे की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन होगा। जो गठबंधन चालू है एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ, वही कायम रहेगा और वो चलता रहेगा। पिछले दिनों ये भी चर्चा थी कि लोकसभा में जिस तरह से संख्या बल बीजेपी के पास है और जिस तरह से नीतीश कुमार का रवैया इस समय चल रहा है, तो उसको देखते हुए हो सकता है बीजेपी जो है उद्धव ठाकरे को अपने साथ आकर्षित करके एक तरह से अपने साथी जो पार्टी है उनको मतलब कि सावधान करने के लिए ये सब षड्यंत्र बना रही थी कि भाई तुम अगर चले जाओगे तो हमारे पास दूसरे आपके ही विपक्ष दूसरा पर्याय हमारे पास है। ये भी चर्चा थी। नहीं बराबर है, लेकिन आज की सिचुएशन ऐसी है कि न तो नीतीश कुमार और न ही अपने आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू दोनों की आज ये स्थिति नहीं है कि वो मोदी जी को छोड़कर जा सके जी। तो इसीलिए वो बात में कोई दम ही नहीं है कि वो नीतीश कुमार को जाएंगे तो पर्याय चाहिए या ये ऐसा वो ऐसा। अभी तो फिलहाल तो अभी सेंट्रल का भी गवर्नमेंट एकदम स्टेबल है। आज ये दोनों जानते हैं कि सत्ता में रहना, बीजेपी के साथ रहना, इसी में अपनी भलाई है, इसी में अपना फायदा है, इसीलिए वो कुछ गड़बड़ भी नहीं करेंगे। हाँ, रही बात बीजेपी की, बीजेपी अपने दोस्त बढ़ा सकती है जी अगर उनको चाहे। बाकी के पार्टियों के खासदार सांसद अगर बीजेपी के साथ आना चाहते हैं तो बीजेपी ज़रूर उनको वेलकम करे, क्योंकि बीजेपी अपने दोस्त बढ़ाना चाहती है, अपनी संख्या बढ़ाना चाहती है। इसका मतलब ये नहीं कि नीतीश कुमार को डराना है या चंद्रबाबू को डराना है। हर पार्टी साथ चाहती है कि अपनी संख्या बढ़े। उस हिसाब से हो सकता है कल कांग्रेस के सांसद या उद्धव के सांसद कल अगर बीजेपी के साथ जाएंगे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। वो पॉसिबिलिटी है। एक चर्चा ये महाराष्ट्र राजनीति में और चलती है कि जिस हिसाब से 2022 में सत्तांतर के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देवेंद्र फडणवीस चले 2.5 साल, लगभग 2.5 साल, उसके बाद अब जो है सीएम बने हैं देवेंद्र फडणवीस। तो उनके सीएम बनने के बाद कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस में जो है वो स्थिति नहीं है जो पहले थी, और कहीं ना कहीं तकरार की स्थिति देखी जा रही है। क्या ये सही हम कह सकते हैं? नहीं, तकरार देखो क्या है, बीजेपी एक केडर बेस्ड पार्टी है जी। देवेंद्र जी तो चाहते थे कि मैं पार्टी का काम करूंगा, मुझे सत्ता में नहीं रहना है, मुझे आप पार्टी का काम करने के लिए छोड़ दो। लेकिन मोदी जी और अमित शाह जी के कहने से उन्होंने डेप्यूटी सीएम पद लिया। और एक ये देवेंद्र जी का एक है कि जो भी जवाबदारी वो लेंगे जी वो अच्छे से निभाएंगे, भले वो पार्टी में हो या सत्ता में हो। उस हिसाब से जब वो डीसीएम थे तो उन्होंने अच्छी तरीके से डीसीएम का अपना पद संभाला। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, उनको जो भी मार्गदर्शन की ज़रूरत होती थी करते थे, उनका मान रखते थे। एक हर चीज़ सीएम
का जो रुबाब होता है बोलो, या उनका नेतृत्व के अंडर काम करना होता है, वो कर रहे थे। और मुझे लगता है कि उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से अपने आप को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में अपने आप को प्रेजेंट किया। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ऊपर के कुर्सी जैसे, लेकिन वो भी चीफ मिनिस्टर थे देवेंद्र फडणवीस, और वो डीसीएम हो गए, लेकिन उन्होंने वो संभाल लिया जी। उन्होंने वो मैच्योरिटी दिखाई। अभी एकनाथ शिंदे सीएम थे, उनको अभी डेप्यूटी सीएम होना पड़ा, तो उनको वो डाइजेस्ट करना थोड़ा तकलीफ हो रही है। वो डाइजेस्ट करना, नंबर 2 होना उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बड़ा प्रॉब्लम होगा। इसे तो थोड़े टाइम की बात है, हर चीज़ धीरे धीरे एडजस्ट हो जाती है, और मुझे पूरा यकीन है कि एकनाथ शिंदे भी उसी तरह से एडजस्ट हो जाएंगे। उनको भी समझ में आ जाएगा कि काम कैसे करना चाहिए। मुझे तो उल्टा ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे जी को देवेंद्र जी का आदर्श अपने आंखों के सामने रखकर आगे का डीसीएम का जो अपना पद है उसको संभालना ज़रूरी है। और मुझे यकीन भी है कि एकनाथ शिंदे काफ़ी अच्छी तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे। रही बात, हर पार्टी को अपनी ताकत तो बढ़ानी होती है जी। आने वाले महापालिका का इलेक्शंस आने वाला है, फिर कॉरपोरेशन है, नगर पालिका है, जिला परिषद है, ये सब इलेक्शंस आने वाले हैं। ये सब इलेक्शंस में हर पार्टी अपना ताकत बढ़ाने की कोशिश करेगी। वहाँ पे भी इनके नेतृत्व का प्रभाव किसका होता है, कितना होता है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में जो सरकार चल रही है, वो अजित पवार जी हो या एकनाथ शिंदे जी हो, ये दोनों देवेंद्र जी के साथ पूरे अच्छे से काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद काली जी। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? क्या लग रहा है कि हमारा 2 सवाल था इसमें, इस एपिसोड में 2 सवाल आ गए हैं। एक तो क्या उद्धव ठाकरे की बीजेपी को ज़रूरत है, या बीजेपी को जो है उद्धव ठाकरे की ज़रूरत है, एक ये सवाल थे। दूसरे ये थे कि क्या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे जी जो डिप्टी सीएम इस समय है, दोनों जन में अच्छी तरह से आगे की रणनीति चल रही है, या अभी भी जो है शिंदे साहब जो है सीएम नहीं बन पाने का मलाल लेकर कहीं ना कहीं नाराज़गी का शिकार हो रहे हैं? तो आपकी प्रतिक्रिया इस पर जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद।